हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसीएस में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे जो यूनिट 3 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। पहला है रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ प्री वैदिक, दैट इज हड़प्पन पीरियड। ठीक है, हड़प्पन पीरियड के जो भी रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में, फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, then six systems of ancient philosophy, bhakti and sufi movements, characteristics of social reform movements of 19th century। so ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। so स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ प्री वैदिक हड़प्पन पीरियड। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरली एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 टू 1300 बीसीई। मतलब कि जो बेसिकली हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे प्री वैदिक पीरियड के, वो सारे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 3300 से 1300 बीसीई तक। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। इसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर गॉडेस। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या था वहां पे, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई थी नेचर को एज अ गॉड। ठीक है, अ फीमेल फिगर टर्न्ड अपसाइड डाउन विद आउटस्ट्रेच्ड लेग्स एंड अ प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम हर वूम। मतलब कि एक फीमेल फिगर था जो उनकी नेचर गॉडेस जिसको वो मानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बेसिकली, उसका आप कह सकते हो सिंबल किस तरीके से था। एक फीमेल फिगर थी जो कि अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी बनी हुई थी। ठीक है, डायग्राम पे जो आपको स्क्रिप्चर्स मिले हैं, जो आपको मतलब हम लोगों को रिसर्च करने पे जो कॉइन्स वगैरह मिले हैं तो उन पे ये सारे डायग्राम्स देखे गए, ये सारी फिगर्स वहाँ पे देखे गए हैं। सो कुछ इस तरीके से उनका फिगर बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। वो उल्टा एक फीमेल लेडी थी, ठीक है, जिनके लेग्स स्प्रेड थे, प्लस एक प्लांट निकल रहा था उनके वोम से, यानी कि जो जेनिटल एरिया होता है बेसिकली जहाँ से बेबी का बर्थ होता है, वहाँ पे एक प्लांट इमर्ज हो रहा था जो कि दिखा रहा था कि नेचर कैसे हम लोग की मदर के जैसी है, यानी कि वो एक तरीके से हमें प्रोवाइड करती है, प्लांटेशन हमें प्रोवाइड करती है ओवरऑल नेचर, जिससे कि हम इजीली सर्वाइव कर सकें। ठीक है, सो ये चीज़ दिखाई गई थी, ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई थी, इसीलिए वो नेचर को एज अ गॉडेस मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सील इज पशुपति सील विच शोज अ पर्सन सिटिंग इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाई एनिमल्स। मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत नोटेबल सील थी, ठीक है, जिसका नाम था पशुपति सील, वो भी वहां पे मिली है। ठीक है, जो दिखाती थी कि एक पर्सन है जो यौगिक मुद्रा पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से वो लॉर्ड शिवा की एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, पशुपति सील को बेसिकली लॉर्ड शिवा का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मेल डाइटी। वही चीज़ है, लॉर्ड शिवा को ही वहाँ पे मेल डाइटी माना जाता था कि जो भी करता धरता है वो शिव जी ही हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल डाइटी। जो प्रिंसिपल डाइटी थे वो हड़प्पन रिलीजन था, यानी कि जो ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो हड़प्पन रिलीजन के बेसिस पे थे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी सील्स एंड सीलिंग्स फाउंड। अलग अलग तरह की सील्स और सीलिंग फाउंड हुई थी वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, जैसे कि वर्शिपिंग एनिमल्स, एनिमल्स की पूजा करते थे वो लोग, उसके काफ़ी सारे सीलिंग्स मिले हैं, काफ़ी प्रमाण मिले हैं। वर्शिपिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर, ट्रीज, फायर एक्सेट्रा। मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की वहाँ पूजा होती थी, जैसे कि वाटर हो गया हमारा, ट्रीज हो गए या फिर फायर हो गया। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन क्या होता है? वैदिक ट्रेडिशन सबसे पहले देखते हैं। प्राइमरली अ ट्रेडिशन बाय प्रेस्ट एंड प्रेस्ट क्राफ्ट टेम्पल ऑफ नेचुरल डाइटीज। मतलब कि वैदिक ट्रेडिशन का सिंपल सा मतलब है, या फिर वैदिक रिलीजन का सिंपल सा मतलब है कि वेदास के ट्रेडिशन को फॉलो करना। वेदास के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेस्ट बनते थे, यानी पुजारी वगैरह बनते थे, और वो मंदिर वगैरह का निर्माण करवाते थे जिसमें नेचुरल डाइटीज की पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ वैदिक रिलीजन। क्या क्या अप्रोचेस थी वैदिक रिलीजन के? सबसे पहले आता है प्रवृत्ति लक्षण, दैट इज एक्शन। प्रवृत्ति हमको पता है, प्रवृत्ति यानी हमारी अपने एक्शंस जो हम करते हैं वो हमारी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निवृत्ति लक्षण, यानी कि रिनंसिएशन, दैट इज सैक्रिफाइस। निवृत्ति का मतलब है कि सैक्रिफाइस करना। ठीक है, ये एक लक्षण होता है जो वैदिक रिलीजन के लोगों का मानना था। ठीक है, ये माना जाता था कि जो वैदिक रिलीजन है हमारा, वो ही चीफ फॉर्म है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, यानी कि उसी के बेसिस पे सारी रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी एंशिएंट इंडिया के अंदर। ठीक है,
सैक्रिफाइस इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड प्रेस्ट और स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी, ठीक है। तो इन सब तरह के सैक्रिफाइसेस किए जाते थे भगवान को खुश करने के लिए वैदिक रिलीजन या फिर वैदिक पीरियड के टाइम, ठीक है। एम ऑफ रिलीजन क्या था बेसिकली? अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड एंजॉयमेंट इन द हेवन। मतलब कि जब तक धरती पे हम हैं तब तक हम प्रॉस्पेरिटी से जिंदा रहें, ठीक है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम अच्छे से जिएं, ठीक है, जिंदगी को एक प्रॉपर इंजॉय करें, और उसके बाद लास्ट में हेवन में भी जब हमारी डेथ हो जाए तो हम हेवन में भी जाके इंजॉय करें। तो ये होता है अभ्युदय, और ये एक एम था हमारे रिलीजन का। नेक्स्ट क्या रिलीजन था, नेक्स्ट क्या एम था हमारा? निःश्रेयसा, ठीक है। निःश्रेयसा का मतलब है परमानेंट फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेज एंड सफरिंग्स। मतलब परमानेंट फ्रीडम मिल जाए सभी तरह के बंधेजों से और सभी तरह की सफरिंग से, ठीक है। सो ये बात हो गई वैदिक रिलीजन की। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धिज्म, दैट इज बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड धर्म परिषद। अब ये क्या होता है? ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया अराउंड द 5th सेंचुरी BC। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो 5 से 10 नंबर, देखो 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट देखो पिछली बार जो पैटर्न आया था COI का, उसमें 50 नंबर का पेपर आया था, 5 मार्क्स फॉर ईच आंसर। सो वही पैटर्न इस बार भी चलेगा, ITCS में भी 50 नंबर का पेपर आएगा। अगर कुछ चेंज होता है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे देख लेंगे, बट यहाँ पे डिटेल्स यही है, तो बना के वहाँ पे लिख देना अगर इनकेस चेंज हो जाता है तो। वैसे तो चांसेस बहुत कम है, ठीक है, 50 नंबर में ही आपका पूछा जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? बुद्धिज्म क्या होता है बेसिकली? ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया अराउंड द 5th सेंचुरी BCE, यानी कि एंशियंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था हमारा बुद्धिज्म लगभग 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, ठीक है। बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम ऑल्सो नोन एज बुद्धा। बुद्धा का दूसरा नाम है सिद्धार्थ गौतम, उनकी टीचिंग्स के बेसिस पे ही ये बुद्धिज्म हमारा फॉर्म हुआ था। टॉक्स मेजरली अबाउट पीस, कामनेस, कर्म एंड रीबर्थ। जो हमारा बुद्धिज्म है वो ज़्यादातर किसके बारे में बात करता है? पीस के बारे में बात करता है, यानी कि शांति, कामनेस यानी कि धैर्य, कर्म यानी कि हमारे जो काम है, ठीक है, एंड रीबर्थ यानी कि जो हमारी लाइफ की अगेन एंड अगेन बर्थ साइकिल है, ठीक है। कर्म क्या होता है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वेयर एक्शंस ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंस देयर फ्यूचर। मतलब कि हम जो करते हैं और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, और उनके जो लॉज होते हैं कि हम जो करेंगे उसके बेसिस पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे जो लॉज होते हैं, नेचर के जो लॉज होते हैं वो होते हैं कर्म। वेयर एक्शंस ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंस देयर फ्यूचर, मतलब मेरे जो एक्शंस हैं वो मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट क्या, वो मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये होते हैं कर्म। और नेक्स्ट आता है हमारा रीबर्थ। इट इज अ बिलीव दैट द फॉलोइंग बुद्धिज्म रूल्स एंड मॉरल्स वन कैन अटेन साल्वेशन फ्रॉम संसार साइकिल ऑफ रीबर्थ नोन एज निर्वाणा। मतलब कि रीबर्थ से इनका ये सिंपल सा बुद्धिज्म का ये कहना था कि जो भी पर्सन बुद्धिज्म के रूल्स, बुद्धिज्म के मॉरल्स को फॉलो करता है वो पर्सन अटेन कर सकता है साल्वेशन फ्रॉम संसार। संसार क्या होता है? साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि अगेन अगेन जो धरती पे हमारा बर्थ होता रहता है वो होता है संसार। उससे साल्वेशन का मतलब है कि उससे हम एक तरीके से फ्री हो जाएंगे, ठीक है, हम मोक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, नोन एज निर्वाणा। निर्वाणा बोलते थे मोक्ष को, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल रीबर्थ की बात हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। क्या कहते हैं? 3 डिफरेंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे। पहला आता है सुत्ता पिटाका, देन अभिधम्म पिटाका, देन विनय पिटाका। ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। सुत्ता पिटाका क्या था? कॉमन पीपल के लिए था, जो कॉमन पीपल पढ़ते थे। विनय पिटाका क्या था? फॉर मॉन्क्स एंड नन्स और मॉन्क्स जो पढ़ते थे वो विनय पिटाका में होती थी डिटेल्स। अभिधम्म पिटाका मीन फॉर स्कॉलर्स, स्कॉलर्स जो होते थे वो अभिधम्म पिटाका की स्टडी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है धर्म परिषद। कंपाइल्ड वर्जन ऑफ बुद्धास टीचिंग। बुद्धा ने जो कुछ भी टीच किया अपनी ओवरऑल लाइफ में उनका एक कंपाइल्ड वर्जन है धर्म परिषद, ठीक है। ग्रैंड असेंबलीज वर ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम। उस टाइम पे ये होता था, ग्रैंड असेंबलीज ऑर्गेनाइज होती थी थोड़े थोड़े दिन के बाद, जिनमें ये सारी टीचिंग्स बताई जाती थी, धर्म परिषद के बारे में एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है जैनिज्म। इस्टेब्लिश्ड बाय सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स नोन एज तीर्थंकरास, ठीक है, तीर्थंकरास। देखो जैनिज्म एक ऐसा आप कह सकते हो रिलीजन है जो किसी एक गुरु के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ठीक है, किसी एक उसका कोई फाउंडर नहीं है, वो सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स उसके फाउंडर हैं, जो कि टाइम टाइम पे चीज़ों को चेंज करते रहे, अपडेट करते रहे, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम? तीर्थंकारास बोलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर कंसीडर्ड एटर्नल। द जैनिज्म की जो भी टीचिंग है वो माना जाता है कि एटर्नल है, यानी कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, हमेशा से रही है ये टीचिंग्स।
मीनिंग दे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड आर डिस्कवर्ड पीरियोडिकली बाय दीज तीर्थंकरास। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये है इस लाइन का कि जितनी भी टीचिंग्स हमारी जैनिज्म हमको बताता है, ठीक है, उसका ये कहना है कि जैनिज्म के अंदर लिखी हुई सारी टीचिंग्स हमारी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, उनको बस टाइम टू टाइम डिस्कवर किया गया है इन तीर्थंकरास के द्वारा, ठीक है। जो ये तीर्थंकरास थे, इनमें भी कई सारे तीर्थंकरास थे, इसमें जो 24th तीर्थंकरास थे जो थे हमारे महावीर, वो माने जाते हैं कि उन्होंने जैनिज्म को इंडिया में प्रमोट किया था बेसिकली एंडिंग टाइम पे, ठीक है। लेटरली प्रोपोगेटेड बाय 24 तीर्थंकरा महावीर, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट में ये प्रोपोगेट की गई इंडिया के अंदर बेसिकली 24th तीर्थंकरा के द्वारा, जो कि थे महावीर, ठीक है। ड्यू टू हिज सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट एंड यूज ऑफ पीपल लैंग्वेज ही इज कंसिडर्ड एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्होंने जो भी चीजें अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड करी, जो भी रिटन टेक्स्ट दिए, कंटेक्स्ट दिया, वो इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस में था लोगों के द्वारा कि उन्हीं को मान लिया गया कि जैनिज्म के एक्चुअल फाउंडर है वो, ठीक है। महावीर को एक्चुअल फाउंडर मान लिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फिलोसफी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इस यूनिट के अंदर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एक ये मैं बता चुका हूँ, बुद्धिज्म और जैनिज्म। सेकंड है 6 सिस्टम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके बाद आगे बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा 6 सिस्टम्स में, पहला सिस्टम है सामखाया, ठीक है। सामखाया का क्या मतलब है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफी, ये बेसिकली फिलोसफी है इंडिया की जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट में से गिनी जाती है। संख्या मीन्स काउंट, कैलकुलेट और इन्यूमरेट। बेसिकली संख्या का मतलब होता है कि किसी चीज़ को काउंट किया जा सकते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को काउंट किया जा सकता है, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है या उसे इन्यूमरेट किया जा सकता है, ठीक है। लॉस्ट इट्स रेलेवेंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम इसकी रेलेवेंस को डिमिनिश कर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा ये लॉस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातचीत नहीं होती थी उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा योगा, एट्रीब्यूटेड बाय पतंजलि। पतंजलि ने योगा को डेवलप किया था इंडिया के अंदर, ठीक है। 8 लिम्स ऑफ योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि हाईलाइट ग्रेटर कॉस्मिक एसेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। योगा के जो 8 सूत्र, ठीक है, योगा सूत्र के बेसिकली जो 8 लिम्स यानी कि 8 पिलर्स जो दिए गए थे पतंजलि के द्वारा, वो ये बताते थे कि कैसे आप कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, योगा के थ्रू, प्लस स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर सकते हो योगा के थ्रू, ठीक है। तो क्या क्या थे वो 8 लिम्स? सबसे पहले आता है यम, सेकंड है नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, देन प्रत्यवारा, देन धर्ना, देन ध्यान एंड देन समाधि, ठीक है। तो ये सारे हमारे 8 लिम्स हैं, इनका नाम याद रखना। एग्जाम में अगर पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर भी कि व्हाट आर द 8 लिम्स ऑफ योगा सूत्रा, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैशेषिका, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स और मेटाफिजिक्स। एटम्स को परमाणु भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी, आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो वैशेषिका हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था मेटाफिजिक्स और एटॉमिक स्टडीज़ का, ठीक है। फाउंडेड बाय सेज कन्नड़, ऋषि कन्नड़ के द्वारा फाउंड किया गया था ये, ऑल्सो नोन एज कश्यप, जिनको कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्याय, फाउंडेड बाय गौतम ऋषि, गौतम ऋषि ने फाउंड किया था इसको, ठीक है, वो फाउंडर कहे जाते हैं इसके। एम्फेसाइजेस लॉजिक क्रिटिकल थिंकिंग, ये बेसिकली लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड था, इसमें लॉजिक्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एलिमिनेट इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नॉलेज के प्रति जितना भी इग्नोरेंस है लोगों में, उसको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का क्या मतलब होता है? फाउंडेड बाय ऋषि जैमिनी, इसको ऋषि जैमिनी ने फाउंड किया था, ठीक है, ये फाउंडर है उसके। एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग धर्म एंड यज्ञ रिचुअल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वैदिक टेक्स्ट। सो बेसिकली वैदिक टेक्स्ट में हमारे जो भी धर्म या फिर जो भी रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करना या उनको परफॉर्म करने की जो इंपॉर्टेंस है उसको बताता है पूर्व मीमांसा, ठीक है। फिर आता है हमारा वेदांत, मेजर कंट्रीब्यूशन बाय आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड माधवाचार्य। तो बेसिकली आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के मेजर कंट्रीब्यूशन दिए थे वो लोग अपना वेदांत के अंदर। वेदांत क्या होता है? एंड ऑफ वेदास, जहाँ पे वेदास का एंड होता है वो होता है वेदांत, नाम से ही पता है, वेद और अंत, ठीक है। एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ रियलिटी, द सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म। सो बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेदास का एंड होता है, वो पॉइंट हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आत्मा परमात्मा या फिर आत्मा और ब्रह्म, ठीक है, तो एक ही चीज़ है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। तो 6 ये हमारे क्या थे?
ठीक है। 6 हमारे सिस्टम से एंशियंट इंडियन फिलोसफी के, क्या क्या फिलोसफीज थी हमारे एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो अभी तो फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं अलग अलग चीज़ों की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लो। भक्ति मूवमेंट क्या होता है? टुक प्लेस इन तमिलनाडु बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी। 7th से 12th सेंचुरी के बीच भक्ति मूवमेंट क्या हुआ? तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ। डिफाइंड एज लव बॉन्ड बिटवीन वर्शिप्ड एंड वर्शिपर। भगवान और भक्त के बीच में जो एक लव का बॉन्ड होता है उसे ही भक्ति बोला जाता है, ठीक है। भक्ति आइडियोलॉजी इफेक्टिवली स्प्रेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ? ये जो भक्ति की आइडियोलॉजी थी ये हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल हुई, यानी स्प्रेड हुई, ठीक है। Saints believed that salvation can achieved by all and there should be no distinction of caste religion before God। मतलब कि ऋषि मुनि जो थे हमारे, उनका ये मानना था कि मोक्ष हर किसी प्राणी को मिल सकता है, सबको मोक्ष लेने का अधिकार है, सब कोई मोक्ष पा सकता है, और इसके साथ ही साथ भगवान के आगे किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए, ठीक है। भक्ति मूवमेंट नॉट ओनली कन्फाइंड रिलीजियस आइडियाज बट ऑल्सो प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म्स। भक्ति मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने सिर्फ रिलीजन बेसिस चीजों को प्रमोट करने के अलावा सोशल रिफॉर्म्स को भी प्रमोट किया, ठीक है। अपोज्ड सती प्रथा एंड एनकरेज्ड वुमेन टू ज्वाइन कीर्तन। सबसे बड़ा इसका एक ये पॉइंट रहा कि जब भक्ति मूवमेंट्स हुए इंडिया में, बेसिकली 19th सेंचुरी के टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। जब उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट्स को इंकरेज किया गया, प्रमोट किया गया, तो फिर जो हमारी लेडीज़ थी, ठीक है, जो हमारी वुमेन्स थी जिनको सती प्रथा का पालन कराया जाता था ज़बरदस्ती, उनको इन्होंने कीर्तन्स में ज्वाइन कराया और सती प्रथा को अपोज करने की कोशिश की, ठीक है। हालांकि डिमोलिश नहीं कर पाए उसको, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। तो भक्ति मूवमेंट इस तरह के कई सारे सोशल रिफॉर्म्स में भी अपना पार्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है सूफी मूवमेंट। सूफिज्म अराइव्ड इन इंडिया अराउंड द 12th सेंचुरी। सूफिज्म जो था वो इंडिया में 12th सेंचुरी के आसपास आया था, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट। ये हमारा लिटरेचर को, म्यूजिक को और आर्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। म्यूजिक में भी स्पेसिफिकली कव्वाली पे ये ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है, सूफी मूवमेंट। नेक्स्ट आता है दरगाह ऑफ सूफी सेंट बिकेम इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स। मतलब कि जो भी हमारे सूफी संत जो होते थे, ठीक है, जो भी मुस्लिम संत वगैरह होते थे, इनके जो दरगाह होते थे वो मुस्लिम रिलीजन के बेसिकली पिलग्रिमेज साइट बन गए, यानी कि वहाँ वो जाने लगे पूजा करने, ठीक है, वो अपना पूजा या जो भी करते हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट्स हेल्प ब्रिजिंग गैप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया। जो सूफी मूवमेंट्स आए थे उन्होंने एक अच्छी चीज़ भी करी, ठीक है। क्या किया उन्होंने? जो गैप था कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, चाहे वो रिलीजन बेसिस हो चाहे वो कास्ट बेसिस हो, उनके बीच के गैप को फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हुई हमारे सूफी मूवमेंट के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। रिफॉर्म मूवमेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ रेशनैलिटी, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स का बेसिक एक ही कारण था जिस वजह से रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, वो आइडिया ये था कि रेशनैलिटी को हटाया जा सके, जो भी रेशनलिज्म हो रहा है कंट्री के अंदर, इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, और हर इंडिविजुअल को उसके राइट्स दिलाए जा सके, ठीक है। इट टारगेटेड सम एविल प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। इसने कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को टारगेट किया जो कि बुरी प्रैक्टिसेस हो रही थी इंडिया के अंदर, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करवा देना, बाल विवाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सती प्रथा है, और उसके बाद है अनटचेबिलिटी, जो बहुत बड़ी समस्या थी, अब तो काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रमोटेड आइडियाज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है। इसने क्या किया? जो हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे इनकी वजह से ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट किया गया, यानी कि हर एक पर्सन की अपनी एक वैल्यू होती है, उसको अपने पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए। सेकेंडली, इसने इक्वल राइट्स डिमांड किए वुमेन्स के लिए, जिससे कि वो एजुकेशन के लिए अपना राइट बेसिकली स्टार्ट से, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था, एजुकेशनल राइट ही सबसे पहले डिमोलिश किए गए थे। जब मनुस्क्रिप्ट आई थी उस टाइम पे वुमेन्स के एजुकेशनल राइट्स को टोटली डिमोलिश कर दिया गया था। तो सबसे पहला काम यही था कि वुमेन्स को, उनको एजुकेशनल राइट दिलाना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि वो अपने बाकी दूसरे राइट्स के बारे में जान सके और उनके लिए वो डिमांड
कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सईद अहमद खान वर मोस्ट नोन पर्सनैलिटीज ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स। जितने भी 19th सेंचुरी में हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए थे उनमें कुछ सबसे ज़्यादा मशहूर नाम क्या थे, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम क्या थे? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान वर मोस्ट नोन पर्सनैलिटीज, ठीक है। यही हमारे 3-4 नाम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इस क्वेश्चन के अंदर आप इन सबको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा रिफॉर्मर्स इस्टेब्लिश्ड स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। बेसिकली जितनी भी अवधारणाएं थी जो पूर्वजों के थ्रू चली आ रही थी आगे दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें ट्रांसफर होती आ रही थी, उनको एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स बनाए गए जिससे कि क्या हो, हमारे जो अभी हम लोग की तो बात नहीं है, हम लोग के पहले 3-4 जनरेशन पहले के जो लोग थे, जो 19th सेंचुरी के लोग थे बेसिकली, वो सारे उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेट हों, प्रॉपर एजुकेशन लें, उनकी जो बेसिकली एजुकेशन हो वो मॉडर्न एजुकेशन हो, प्लस उनकी थिंकिंग जो हो वो साइंटिफिक हो जाए, जिससे कि वो हर एक चीज़ पर रीज़न कर सकें, ठीक है। उनको पता हो कि अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ समाज के अंदर हो रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, या प्रॉपर रीज़न है या नहीं, या ऐसा तो नहीं है किसी गलत रीज़न की वजह से चीज़ें हो रही हों, जैसे कि सती प्रथा और अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी एविल प्रैक्टिसेस थी जिनका अवॉइड होना जरूरी था और इसी वजह से लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी था, तभी उनको चीजें समझ में आती, ठीक है। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की 19th सेंचुरी के अंदर। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।